नमस्कार, आप भारत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। इन दिनों जो भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें काफ़ी बदलाव आए हैं। कुछ ऐसे देश जिनके भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, आज भारत ने उन देशों के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे कर लिए हैं। बहुत सारे इस्लामिक देश जहां भारत 2014 से पहले भारत की स्थिति कमज़ोर थी, उनके साथ में उन देशों के साथ आज भारत एक मजबूत स्थिति में दिखता है। भारत की बहुत सारे पड़ोसी देशों में हमने देखा कि वो असंतुलन के दौर से गुजरे। बहुत सारी जगहों पर तनाव, हिंसा, आगजनी और गृह विद्रोह जैसी स्थितियां हुई। हमने देखा नेपाल में किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी की और सरकार के खिलाफ बड़ा युवाओं का एक प्रदर्शन हुआ। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके खिलाफ फांसी की सज़ा के प्रावधान करे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इन बदलते हुए हालातों में भारत की क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि हमारा जो पड़ोसी देशों के साथ तालमेल है वो बेहतर हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहुंच है, भारत की जो मजबूती है वो और मजबूत हो। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मसलों के देश के सबसे बड़े जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला दिया है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई है। शेख हसीना का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये द्वेष और बदले की राजनीति से प्रेरित है। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो महेंद्र, धन्यवाद अपने कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। बहुत अहम सवाल है ये कि एक जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बांग्लादेश में है, उन्होंने इतनी जल्दी से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को और उनके होम मिनिस्टर को मृत्युदंड सुनाया है, जबकि जो प्रोसिक्यूशन था वहीं का, जो भी सरकारी है वहाँ का, उसने 3 लोगों को मृत्युदंड देने की पेशकश की थी, जिसमें वहाँ के पुलिस चीफ जो हैं वो भी शामिल थे। तो अब जबकि पूर्व प्रधानमंत्री को और उनके होम मिनिस्टर को तो मृत्युदंड मिला है और पुलिस चीफ को केवल 5 वर्ष की जेल का आदेश हुआ इस तरह से। तो पहले तो ये अपने आप में संतुलन नहीं है इसमें कि यदि आप उस तरह की सज़ा देनी भी चाहते हैं तो किस तरह से 2 लोगों को आप मृत्युदंड देते हैं और तीसरे को केवल 5 वर्ष की आप जेल की सज़ा देते हैं। दूसरा, जितनी तेज़ी से ये ताबड़तोड़ एक तरह से सुनवाई हुई इस विषय को लेकर और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तो शामिल भी नहीं हुई, तो एक तरह से आपने जो आदेश दिया इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने, तो उससे जाहिर है कि बांग्लादेश के अंदर भी बहुत आक्रोश है और जो शेख हसीना के तरफ झुके हुए लोग हैं बांग्लादेश में, उनकी अवामी लीग है और उनके जो दोस्त देश हैं, उनको भी आक्रोश नहीं तो अचंभा ज़रूर है कि इस तरह से अचानक मृत्यु की जो मृत्युदंड देने की बात है वो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, किस तरह से और भी असंतुलन बढ़ सकता है बांग्लादेश के अंदर, और यदि असंतुलन बढ़ता है वहाँ तो क्या चुनाव होंगे भी फरवरी में या फिर से टल जाएंगे, और यदि चुनाव टलते हैं और अस्थिरता बनी रहती है तो वहाँ और भी रेडिकलाइजेशन का माहौल बनेगा और वो भारत के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। सर, एक बड़ा जो सवाल है वो अमेरिका से जुड़ा रहा है। जब अमेरिका में ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय देखा जा रहा था कि भारतवासी जो मूल निवासी है, भारत से जुड़े हुए अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने ट्रंप का जोर शोर से समर्थन करा और एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत की सरकार ने भी ट्रंप का समर्थन देने की कोशिश करी। ये माना जा रहा था कि भारत जब ट्रंप अगर अमेरिका में जीतते तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन उसके उलट हुआ। ट्रंप सरकार में आए, उन्होंने टैरिफ नीति लागू करी और एक तरह से हम देख सकते हैं कि भारत को आर्थिक मोर्चे पे नीचे करने की उन्होंने कोशिश करी। वहीं उलट हम बात करते हैं रूस की, तो रूस के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। क्या कमी रह गई है सरकार की नीतियों में कि हम अमेरिका जैसे बड़े देश, अगर हम बोलते हैं भारत भी एक बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत अमेरिका के साथ उस तरीके के रिश्ते नहीं कायम कर पाया जैसे रूस के साथ में हैं।
क्या आप इसके पीछे वजह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि सूचना क्रांति के बाद पूरा विश्व बहुत तेजी से आपस में निर्भर हुआ है एक दूसरे के ऊपर, देश सब, और उसके साथ वो लगातार जुड़े हैं बड़ी तेजी से। और इसी परिवर्तन में आप देखें, आपने जैसे खुद कहा कि पिछले एक दशक से भारत जिस तरह से उदय हुआ है, कम से कम आर्थिक तरक्की जो भारत में हुई है, उससे भारत और भी तेजी से सभी विश्व के देशों से जुड़ता गया है। तो उसका मतलब ये है कि चाहे वो अस्थिरता बांग्लादेश में हो या फिर नीतियां हो अमेरिका की या रूस की, उनका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है और भारत का प्रभाव भी विश्व के ऊपर पड़ता है। तो आपने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से भारत की जो उनकी हिस्सेदारी है, साझेदारी है, उसमें कुछ तनाव एक तरह से बना है। और रूस से जो हमारे बहुत ही सुदृढ़ रिश्ते करीब 4 या 5 या 6 दशकों से लगातार बने रहे हैं, उनमें एक तरह से अनसर्टेनिटी एक तरह से नजर आती है सामने। तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका एक कोई कारण ढूंढना हो तो ये होगा कि जिस तरह से आप देखेंगे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था मानी जा रही है और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाली है। और आज सबसे तेजी से वृद्धि दर भारत का है बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जब भारत बड़ी शक्तियों के बराबर खड़ा होते हुए नजर आएगा तो जाहिर है कि आपस में टकराव तनाव होना ही है आपस में। तो कहाँ तक इन क्षेत्रों में किस तरह से भारत लगातार तालमेल बना सकता है, ये चुनौती लगातार बनी रहेगी। और इसीलिए आपने देखा कि भारत के संबंध चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर हो, अमेरिका के साथ या रूस के साथ हो, भारत लगातार संयम से तालमेल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप कुछ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं पर टिप्पणी कर देते हैं या नाराज हो जाते हैं, कम से कम भारत के नेतृत्व पर उन्होंने कोई इस तरह की बात अभी तक नहीं की है। वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री को अपना मित्र बताते हैं, हालांकि उसके साथ साथ उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाए हैं उनकी भी एक तरह से परेशानी है भारत को। ठीक उसी तरह से रूस के साथ आप देखें कि अगले महीने 4 और 5 तारीख को रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो भारत और रूस का होता है उसके लिए वो भारत आ रहे हैं। पर वहाँ भी कुछ चिंताएं हैं क्योंकि ये अमेरिका के साथ लगातार टकराव को लेकर जो अचानक भारत का तेल का आयात बढ़ा था रूस से, आप देखें कि रूस और भारत का व्यापार करीब 8, 9, 10 बिलियन डॉलर होता था, वो अचानक बढ़कर 67 बिलियन डॉलर बन गया क्योंकि उसमें 50, 55, 56 बिलियन डॉलर का केवल तेल का आयात हो रहा था। उसकी 2 चिंताएं बनती हैं उससे। एक तो ये कि आपका जब व्यापार एक तरफा हो जाता है तो फिर आपसी जो आर्थिक साझेदारी है उसको आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, व्यापार और हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, वहाँ से भी आयात होना चाहिए और यहाँ से भी निर्यात होना चाहिए, दोनों तरफ से तालमेल अच्छा होना चाहिए। एक तो चिंता ये। दूसरा ये कि क्या रूस जो लगातार 3 वर्ष से ज़्यादा यूक्रेन युद्ध में धंसा हुआ है, उसके ऊपर इतनी निर्भरता भारत की ऊर्जा को लेकर, क्या ये सही निर्णय है जब भारत को ऊर्जा के स्रोतों को और देशों में भी ढूंढना चाहिए? तो अब ये देखें कि भारत लगातार अमेरिका से तेल और गैस खरीदने की ओर बढ़ा है और पिछले कुछ महीनों में रोज़ अमेरिका से भारत करीब 0.5 मिलियन बैरल ऑयल खरीदता है रोज़। और अभी हाल ही में गैस को लेकर भी एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ऐसा संतुलन वाला तालमेल बनाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत भारत के पास हों, ताकि ऊर्जा की जो सप्लाई है उसमें कभी भी कुछ उथल पुथल ना हो सके। तो इसको लेकर ही मैं समझ रहा हूँ कि रूस से जो अचानक इतना ज़्यादा 30 या 35% जितना कुल आयात होता था उसका हिस्सा 30-35% केवल रूस से आने लगा था। उसमें थोड़ा सा, जिसको अंग्रेजी में कोर्स करेक्शन कहते हैं,
वो भारत करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ ये भी कोशिश हो रही है कि क्या और नए आयाम भारत और रूस के व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कई दूसरे क्षेत्रों में लगातार बातचीत हो रही है और जाहिर है कि जब रूस के राष्ट्रपति अगले महीने भारत आएंगे तो उन कुछ निर्णयों पर मुझे लगता है कि उनकी स्वीकृति की मुहर लगेगी और व्यापार को थोड़ा सा संतुलन में लाकर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक उसी तरह से अब अमेरिका के साथ भी जो व्यापार को लेकर संधि पर बातचीत हो रही है उसमें थोड़ी देरी ज़रूर हुई है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अब तालमेल बदल रहा है अमेरिका के साथ ऊर्जा को खरीदकर और तकनीक और रक्षा उपकरणों को खरीदने की बात हो रही है, तो वहाँ भी व्यापार की संधि देर सवेर हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी अगले साल जनवरी या फरवरी में भारत आएंगे। तो ये धीरे धीरे जो कोशिश भारत की है कि सभी बड़ी शक्तियों के साथ टकराव ना हो और भारत के उदय को लेकर उनको कोई किसी तरह की शंका या चिंता ना हो और लगातार हिस्सेदारी बनी रहे, उसी और धीरे धीरे ये कोशिश है भारत की और काफ़ी हद तक उसमें सफलता दिखती नजर आती है। सर, एक जो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पाकिस्तान पे सरकार ने सैन्य कार्रवाई करी और आतंकवादी जो ठिकाने उन पे कार्रवाई करी। इस बीच एक बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का कि मैंने मोदी जी को फ़ोन करा और युद्ध रोकने की बात कही। तो वो बात उन्होंने कई बार बोली लेकिन भारत की सरकार उसको नकारती रही। उसके बाद टैरिफ पॉलिसीज में उन्होंने बड़े बदलाव करे और भारी टैरिफ लगाया। उसके बाद वीज़ा के नियम बदले। तो आपको नहीं लगता कि इस वजह से स्थितियां थोड़ी पेचीदा हुई? हाँ, कह सकते हैं, पर आप देखें कि भारत केवल अकेला देश नहीं है जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं जी। ज़्यादातर चाहे वो उनके मित्र देश हों या उनकी प्रतिस्पर्धा में उनको एडवर्सरी देश लगें, सबके साथ उनका तालमेल हमेशा इस तरह से आक्रोश भरा रहता है और वो कभी कभी इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको लेकर चिंता होती है। तो भारत को लेकर भी उनको कई तरह से नाराज़गी है। एक तो सबसे पहले नाराज़गी ये कि वो चुनाव में अपने चुनावों के दौरान कहते थे कि मैं यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा जी, करा दूंगा। और उसमें एक भारत बड़ी शक्ति है और उनको लगता है कि भारत उनकी जुबान में बात नहीं करता है, भारत अपनी भाषा में बात करता है, अपने राष्ट्र हितों को आगे लेकर चलता है। तो उसमें जो तटस्थता भारत ने बना रखी है कि वो यूक्रेन को भी मानवीय सहायता पहुंचाएगा और रूस के साथ अपने रिश्ते खराब या बंद नहीं करेगा या रूस को किसी तरह से भर्त्सना नहीं करेगा रूस को लेकर। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि उनको भारत से ऐसी अपेक्षा है कि भारत उनकी ज़ुबान में बात करे, जो भारत ने नहीं किया। फिर दूसरी बात, उनको बार बार उन्होंने कहा कि मैंने 7 और फिर 8 युद्ध बंद करवा दिए हैं और उन सब में जो सबसे बड़ा युद्ध वो बताते हैं जिसको वो कहते हैं कि परमाणु युद्ध होने वाला था जी। वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में होने वाला था। इस बात को लेकर मुझे याद है कि शायद 54 या 55 बार वो कह चुके हैं, अमेरिका में कह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कह चुके हैं, कई दूसरे देशों में जाकर ये बात कह चुके हैं। पर भारत ने बहुत ही एक तरह से संयम रखते हुए बार बार ये बात कहने की कोशिश की है कि भारत के जो नज़रिए में, जो भारत की जो नीति में जो एक तरह से साफ है वो ये कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में किसी भी दूसरे मतलब किसी तीसरी शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। वो भारत सीधी बात करता है हमेशा पाकिस्तान के साथ। और ये कहा कि पाकिस्तान ने जब ये प्रस्तावना रखी कि युद्ध बंद होना चाहिए तो भारत ने उसको स्वीकार किया और युद्ध बंद हुआ। और मैं हमेशा ये भी इसमें एक और बात जोड़ देता हूँ कि यदि हाल में आप देखें कि जिस तरह से इजराइल का युद्ध चल रहा है गाज़ा में या यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस का, उसके मुकाबले में भारत का ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से आप सटीक तरीके से जो आपके उद्देश्य हैं, आतंकी जो अड्डे हैं उनको नष्ट करने के, उनको 3 या 4 दिनों में आप नष्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और युद्ध बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि महीनों महीने और सालों साल युद्ध चलता रहे।
वो किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारी युद्ध की रणनीति की सफलता है एक तरह से उसमें। तो इसलिए इस बात को लेकर भी वो राष्ट्रपति ट्रंप हमसे नाराज हैं और कई बार उन्होंने कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी से कहें कि वो आए। जब वो जून के महीने में कनाडा से लौट रहे थे G7 के शिखर सम्मेलन से, तो भी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप वॉशिंगटन रुकते हुए जाएं। और क्योंकि प्रधानमंत्री का पहले से कार्यक्रम था, उनको क्रोएशिया जाना था भारत आने से पहले, तो उन्होंने कहा कि ये आज शायद मुश्किल होगा अचानक रुकना वॉशिंगटन में। और उनकी बातचीत भी हुई है फ़ोन पर कई बार। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि भारत नहीं चाहता कि दो बड़े नेता यदि आमने सामने बैठें तो राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ऐसी बात कह दें जिसमें उसको सुलझाने में और भी ज़्यादा समय लगे। तो मंत्री स्तर पर और अफसरशाही के स्तर पर लगातार बातचीत हो रही है। और इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना ज़रूरी है कि कभी कभी खबरों में शायद इसको हम बहुत तूल देते हैं कि व्यापार को लेकर आपस में तालमेल अच्छा नहीं है, टैरिफ बढ़ गए हैं। उसके साथ साथ लगातार कई दूसरे क्षेत्रों में तालमेल बना हुआ है। हमारे युद्धाभ्यास हो रहे हैं सेनाओं के आपस में। हमारे एक 2+2 2+2 रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हमारे और उनके मिलकर बात करते हैं बैठकर, उस पर बात हो रही है। और कई क्षेत्रों में लगातार तालमेल बना हुआ। हाँ, इस मुद्दे पर जो उन्होंने 25% टैरिफ जोड़ दिया रूस से तेल खरीदने की वजह से, उस पर शायद हमारी मीडिया में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें भी मुझे लगता है आप ये ध्यान दें कि पिछले कुछ सप्ताह में जिस तरह से मैंने कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात करने में थोड़ा सा तालमेल बदला है, जिसको कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। उसके बाद आप राष्ट्रपति ट्रंप के भाषणों में भारत के रूस के तेल आयात की बात नहीं पाएंगे। अब वो उस पर बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम इनको ये तसल्ली है कि भारत सारा तेल रूस से नहीं खरीद रहा है, वो दूसरे देशों से भी खरीदना चाहता है। और अमेरिका से भी हम लोग अब बहुत ज़्यादा तेल और गैस खरीद रहे हैं। सर, भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को लेकर एक बड़ा स्लोगन दिया। सरकार ने कहा एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, कनेक्ट सेंट्रल एशिया। इतना एक हम कह सकते हैं कि बड़ी पहल थी। इसके बावजूद हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। बाकी बड़े देशों के साथ हमारे रिश्ते थोड़े ज़रूर सुधरे हैं। हमारे म्यांमार के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, मालदीव के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, चीन के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से थोड़ा हम कह सकते हैं कि पेचीदा भरे रहते हैं। नेपाल की स्थिति आपने देखी, नेपाल से हमारे रिश्ते खराब हुए। तो भारत अपने पड़ोसियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाया। मुझे लगता है जो मनमोहन सरकार के टाइम पे जो सामंजस्य था, वैसा सामंजस्य क्या आपको लगता है कि ये सरकार बिठा पाई? और जो स्थितियां खराब हुई, जैसे कि श्रीलंका में बहुत लंबे समय से गृह युद्ध की स्थिति रही, नेपाल में स्थितियां खराब रही, अब हम देखते हैं बांग्लादेश में स्थितियां खराब रही। क्या ऐसी स्थितियों में जिस तरीके से हमने देखा इंदिरा गांधी ने 1971 में एक बड़ा काम करा, बांग्लादेश बनाया, क्या ऐसी कोई भूमिका भारत की रह सकती है अगर स्थितियां और खराब होती है तो? दो तरह से इसको आप देख सकते हैं। पहले तो ये कि आप यदि दक्षिण एशिया में देखें कि भारत बहुत बड़ा देश है, खासकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के जितने भी देश, 7 देश हैं, भारत 8वां है, वो किसी की भी आपस में सीमा जुड़ती ही नहीं है, जबकि सबकी सीमा भारत से जुड़ती है। और उनका चाहे क्षेत्रफल देखें, उनकी आर्थिक व्यवस्था का जो साइज़ देखें, इकोनॉमिक साइज़ देख लें, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है वो देख लें, तो वो सब देश हमारे मुकाबले में बहुत छोटे देश हैं। तो इनको हम अंग्रेजी में स्मॉल स्टेट सिंड्रोम कहते हैं कि यदि आपके पड़ोस में कोई बहुत शक्तिशाली देश रहता है तो एक तरह से थोड़ा सा डर बना रहता है छोटे देशों को। तो भारत की हर नीति को वो कभी कभी वो भय के नज़रिए से परिभाषित करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और उसके चलते अक्सर ये देखा जाता है कि यदि इन सब देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र बढ़ता है तो चुनावों में जो वहाँ चुनाव लड़ रहे नेता होते हैं वो भारत के प्रति आक्रोश जताने में
अपना एक तरह से राष्ट्रवाद दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कभी कोई उनके यहाँ कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, जब उनकी नीतियाँ सफल नहीं होती हैं, तो उनको लगता है कि भारत पर यदि हम डाल दें कि भारत की वजह से ऐसा हो रहा है, तो एक तो ये बात जो लगातार इतिहास में देखी गई है कि ऐसे होता रहा। दूसरी बात, हाल ही में आपने जो कहा कि संबंधों पर टकराव नजर आया है, उसमें आपने ये देखा होगा कि इन सब देशों में जब जब अंदरूनी अस्थिरता बढ़ी है, तब तक भारत के साथ उनकी जो है वो टकराव बढ़ा है और चिंता संबंधों में नजर आई है धीरे धीरे। तो उसको लेकर भी आप देखें, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे उसके बाद बांग्लादेश की बात हो और नेपाल की बात हो, अंदरूनी अस्थिरता, आपने म्यांमार का जिक्र किया, उसमें भी सेना ने जिस तरह से सत्ता को वापस काबू किया, अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान लौट के आया, तो अस्थिरता की वजह से कुछ तनाव आता है। पर उसमें भी आप देखें कि भारत, आपको याद होगा मालदीव्स में मोहम्मद मौइजू भारत को बाहर निकालने का नारा देकर चुनाव से चुने गए थे जी। पर अब आप देखें 2 साल में बिल्कुल परिवर्तन आया है और भारत से बहुत अच्छे संबंध उनके हो चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही श्रीलंका में भी हुआ। राजपक्षा जब वहां के राष्ट्रपति थे तो थोड़ा संबंधों में उनको, हम सबको लगता था कि वो चीन के प्रति रुझान उनका ज्यादा है, भारत के प्रति कम है। फिर वहां भी चुनाव हुए, नई सरकार बनी। ऐसे नेता जिनको 70 और 80 के दशक में उनके पूरे दल को भारत विरोधी दल मानते थे, उनके राष्ट्रपति आज भारत से बड़े अच्छे संबंध बना चुके हैं। तालिबान का भी वैसे ही जिक्र हुआ। जब 4 साल बाद जब तालिबान बना रहा अफगानिस्तान में, तो उनका तालमेल भी भारत से अच्छा हो रहा है जी। और ये मैं कह सकता हूँ कि बांग्लादेश में भी जब चुनाव हो जाएंगे, तो चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी जिसका ध्यान विकास की ओर होगा, उनको लगेगा कि भारत की हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है और भारत से संबंध वहाँ भी सुधरेंगे। और नेपाल में भी आप देखें कि मार्च में चुनाव होने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ अंदरूनी तनाव बढ़ता है इन सब देशों में, तो कभी कभी उसका नकारात्मक प्रभाव भारत के रिश्तों के साथ पड़ता है। पर यह भी सच्चाई है कि देशों में ऐसा नहीं कि हमेशा हर बात पर सहमति बनी रहेगी। देशों में अपना अपना रुझान होता है, हर देश अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसमें कभी कभी कुछ चीज़ों पर तनाव बनता है। भारत के प्रधानमंत्री अभी भूटान से लौटे हैं। आप देखें कि पिछले 11 साल में 4 बार वो भूटान गए हैं और भूटान से हमारा तालमेल बिल्कुल अलग है। ऐसे शायद कम ही उदाहरण होंगे विश्व में कि जो आपस में देशों का तालमेल इतना सुदृढ़ हो, इतना सकारात्मक हो। तो हर तरह के रिश्ते हैं और उसमें जहाँ जहाँ चिंता चुनौती आती है उसको साधने की कोशिश होती है। कभी सफल होते हैं, कभी थोड़ा मुश्किल में आते हैं, उसमें समय लगता है। जी सर, एक और सवाल है, जैसे कि G20 की मेजबानी भारत ने करी और भारत ने विश्व को एक बड़ा मंत्र दिया कि वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। 2023 में G20 की बैठक हुई थी और लगभग बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर के जो डेलीगेट्स आए थे और जो दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो देशों का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसे प्रतिनिधि लोग शामिल हुए थे। 2023 में G20 और आज की स्थिति, इतनी बड़ी मीटिंग हुई, भारत ने अपना विजन दुनिया के सामने रखा। क्या तब्दीली वैश्विक स्तर पर G20 के बाद आपको आज के दौर में देखने को मिलती है? उसमें भी 2 या 3 चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि 2023 में जब G20 जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जी, उसमें यूरोपियन यूनियन है और 19 देश हैं, उनकी अध्यक्षता करने का जो अवसर मिला भारत को, वो अपने आप में बड़ा अच्छा एक तरह से पटस्थल था भारत को अपनी, जिसको अंग्रेजी में कन्वीनिंग पावर कहते हैं, कि हम कितनी अच्छी मेजबानी कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। हमारा तालमेल कितना अच्छा है, क्या सभी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या कम आते हैं। तो भारत ने उसको बहुत सफलतापूर्वक एक तरह से उसका इस्तेमाल किया। 66 शहरों में 200 से ज़्यादा कार्यक्रम किए गए, उसमें 1 लाख से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधि भारत में आए इन सब कार्यक्रमों में। 7 या 8 लाख से ज़्यादा कुल लोगों ने इन सभी कार्यक्रमों में योगदान दिया अपना। तो बड़ा अच्छा मौका था जब भारत कितना बड़ा प्रभावशाली आर्थिक व्यवस्था है यही नहीं, पर कितना गहरा सभ्यता है,
कितना गहरा उसका दर्शन है। आपने जो कहा कि वासुदेव कुटुंबकम का नारा भारत ने उसमें दिया, तो वो तो भारत के इतिहास में है, भारत के दर्शन में है कि हमेशा से भारत विश्व को अपना परिवार मानता है। तो वो जो भारत ने सोच सामने रखी, उसको लेकर जाहिर है कि भारत की साख जो है वो ज़रूर बढ़ी है। और उसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है परिवर्तन भारत उसमें ला पाया, वो जो ग्लोबल साउथ की आज हम बात करते हैं जी, भारत ने ये सामने दिखाया कि भारत लगातार जो ईस्ट और वेस्ट का आपस में तनाव है, नॉर्थ और साउथ का विश्व के स्तर पर जो डिवाइड है, जिसमें अब ग्लोबल साउथ की कई राष्ट्र उनका नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ देशों की, जिनको हम कह सकते हैं प्रगतिशील या कम प्रगति वाले देश हैं, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करते हैं। तो भारत ने नेतृत्व की बात नहीं की, भारत ने 3 शिखर सम्मेलन बुलाए हैं ग्लोबल साउथ के, और हमेशा भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज की सोच सामने रखी कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है। और जब भारत जो विकसित देश हैं उनके बड़े मेजों के साथ वहां बैठता है, जैसे G7 विकसित देशों का एक आपस में गुट है, भारत उसमें जब बैठता है, तो भारत ये ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को वहां लेकर जाना चाहता है। तो 2023 में क्योंकि भारत ने केवल प्रस्तावना नहीं रखी, 55 देशों की अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलवा ही नहीं दी, उसको उस शिखर वार्ता में शामिल किया। तो ये जो मुझे लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप एक अध्यापक की नज़र से देखें या छात्र की नज़र या शोधकर्ता की नज़र से देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में ये सबसे बड़ा योगदान भारत का था कि अब जो विकसित देश हैं G7 वो भी G20 में बैठते हैं, और जो सबसे कम विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, अफ्रीकन यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उसी शिखर वार्ता में बैठकर आमने सामने बात करते हैं। और जो मिडिल पावर्स हैं जैसे भारत है उसमें, वो तो उसमें जाहिर अपना योगदान देता है। तो वो बड़ा अच्छा अवसर था भारत के लिए, और भारत ने अपनी सभ्यता को, अपने दर्शन को प्रदर्शित किया, अपनी कन्वीनिंग पावर को प्रदर्शित किया, अपनी आर्थिक उदय को प्रदर्शित किया। जिस तरह से भारत तकनीक के नज़रिए से अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उसको प्रदर्शित किया उसमें। तो बड़ा अच्छा अवसर था भारत के लिए। और जाहिर है कि भारत की जो एक तरह से साख है, उसमें उसके बाद काफ़ी बदलाव आया है। विश्व जिस तरह से भारत से आज जुड़ रहा है, वो जाहिर है कि बड़े अलग तरीके से और ज़्यादा स्वागत के नज़रिए से भारत से जुड़ना चाहता है। फिर एक बड़ा जो सवाल वो ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014 के दरमियान, तभी माना जाता था कि जो नरेंद्र मोदी जी है उनकी छवि एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में है, क्योंकि उन्होंने नहीं पॉलिटिक्स पे नहीं मैं बोलूँगा, उससे जुड़ा हुआ एक चीज़ है विदेश नीति पर, विदेश नीति पे। तो जैसे कि आपने बीच में रोका, तो उसमें ये कहा जाता था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तो ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है कि जो मुस्लिम देश है उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अभी दिखने में आता है कि मुस्लिम देशों के साथ में हमारे रिश्ते, सऊदी अरब, तालिबान का आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान का, बहुत अच्छे हुए हैं। तो ये जो मुस्लिम देशों के प्रति जो देश की, भारत की जो रणनीति है, साझेदारी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी दल जब राष्ट्र में सत्ता में आता है तो चुनावों के दौरान कई बातें कही जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि उन बातों को लेकर नीतियां बनाई जाएं। जी, नीतियां जब सत्ता में आते हैं कोई भी दल, तो उनको राष्ट्र हित को आगे रखना होता है, तभी वो सत्ता में रह सकते हैं। यदि राष्ट्र हित को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी दल, कोई भी नेतृत्व लगातार सत्ता में नहीं रह सकता है। तो जाहिर है कि भारत का पूरा ध्यान इस वक्त विकास पर है। जी, ये एक बड़ा खास समय है कि भारत की जनसंख्या जो है वो युवा जनसंख्या है। दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाले जो युवा हैं वो भारत में हैं आज।
और अगले 2 या 3 दशकों तक भारत की जनसंख्या युवा जनसंख्या रहने वाली है। तो जब युवा जनसंख्या होती है, उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, पर क्या उनका नवाकार, क्या उनका शोध, क्या उनका उत्पादन भी बढ़ता है? ये मुझे लगता है बड़ी खास ध्यान होता है, खास बात है जिस पर ध्यान देना होता है। तो भारत का ध्यान यही है कि अगले 15 या 20 या 30 वर्षों तक जब भारत की जनसंख्या युवा है, तो कितनी तेजी से हम, चाहे वो तकनीक के अलग अलग क्षेत्र में हो, शोध के क्षेत्र में हो, नवाकार के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, उत्पादन के क्षेत्र में हो, किस तरह से भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो ये राष्ट्रहित भारत का है, जिसको लेकर कोई भी दल सत्ता में हो उसको इसी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक तरह से इतिहास में बड़ा अच्छा अवसर है भारत के लिए। और उसमें जो हमारी विदेश नीति आप देखें, वो उसको हम मल्टी अलाइनमेंट की विदेश नीति कहते हैं जी, जिसमें पूरा ध्यान इस पर रहता है कि किस तरह से ज़्यादा क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ भारत साझेदारी, हिस्सेदारी बनाए। तो इसीलिए आपने कहा कि मुस्लिम देशों के साथ लगातार भारत का जो तालमेल है वो अच्छा हुआ है। इसका मैं बड़ा अच्छा उदाहरण आपको देने वाला हूँ। 1967 में हमारे मध्य पूर्व एशिया में, मिडिल ईस्ट में, जब पश्चिम एशिया में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बनाया गया था, जिसको आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहते हैं, OIC। उसमें क्योंकि उस वक्त भारत नया एक तरह से आजाद देश हुआ था, पर पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक थे उस वक्त 1967 में। तो पाकिस्तान उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा देश था मुस्लिम देशों में। तो मोरक्को में ये पहला उनका सम्मेलन हुआ, क्योंकि भारत में भी बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या थी, इसलिए भारत से भी, आपको याद होगा बाद में वो राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ से एक नेतृत्व का अध्यक्षता उन्होंने की, उनको प्रतिनिधिमंडल गया वहाँ। पाकिस्तान से मुझे अब याद नहीं आ रहा है, शायद याद आएगा तो बताऊंगा, कि पाकिस्तान से जो शायद भुट्टो गए थे, तो भुट्टो ने वहां जाकर कहा कि यदि भारत का प्रतिनिधि मंडल वापस भारत में ही भेज दिया जाता तो वो इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। भारत के प्रतिनिधि मंडल को वापस आना पड़ा। और 2017 में इसको तेजी से आगे बढ़ाते हुए कहानी को बताता हूं, जब फिर से इस तरह का शिखर सम्मेलन OIC का हो रहा था, तो उसमें भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। उनको बुलाया गया कि वो उनके प्लेनरी सेशन में भाषण देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि यदि उनको आप प्लेनरी सेशन में भाषण देने के लिए बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो OIC ने कहा कि ये आपकी मर्जी है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई, उन्होंने प्लेनरी सेशन में भाषण दिया। तो ये भारत की जो बदलती हुई साख और तालमेल और दोस्ती है इन सब देशों से, उसी का प्रभाव है इसमें। मैंने जानबूझकर ये उदाहरण दी क्योंकि आपने मुस्लिम देशों का जिक्र किया। पश्चिम एशिया में ही आज भारत ज्यादातर देशों का बड़ा अच्छा, आप देखें कि तीसरा सबसे बड़ा व्यापार में हिस्सेदार भारत का कौन है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। चाहे वो UAE हो या इजराइल हो, ईरान हो या सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो, सबके साथ भारत का तालमेल आजकल बहुत अच्छा है। ऐसे देश जो आपस में टकराव में रहते हैं पर भारत को दोस्त मानते हैं। इसीलिए सितंबर 2021 में जब राष्ट्रपति बाइडेन ने सोचा कि एक क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क बनाया जाए पश्चिम एशिया के लिए, जिस तरह से उन्होंने हिंद प्रशांत सागर में एक क्वाड बनाई हुई है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत है, इसी तरह से उन्होंने पश्चिम एशिया के लिए बनाने की कोशिश की। और उसमें कौन आए? उसमें आया अमेरिका, UAE, इजराइल और भारत। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि पश्चिम एशिया में यदि कोई बाहर का दूसरा देश है जो सबसे तालमेल बनाकर चल रहा है, वो भारत है।
तो मुझे नहीं लगता है कि भारत जब हिस्सेदारी बनाने की कोशिश करता है तो उसमें इस पर ध्यान ज़्यादा होता है कि वो देश मुस्लिम देश है या क्रिश्चियन देश है। भारत के राष्ट्रहित को साधने में वो कितना अच्छा हिस्सेदार बन सकता है, ये तय करता है कि भारत आगे बढ़कर दोस्ती उनके साथ करेगा या नहीं करेगा। तो यदि राष्ट्रहित को आगे लेकर चलना है तो इन सब देशों के पास बहुत बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं और भारत को लगातार ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। तो चाहे ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई से हम गैस लेते हैं, तो लगातार इनके साथ तालमेल बढ़ा है। और ठीक इन्हीं इस्लामिक देशों के बीच में एक ज्यूइश कंट्री है इजराइल, उसके साथ भी तालमेल बढ़ा है। वो रक्षा उपकरणों को लेकर, रक्षा शोध को लेकर, कृषि को लेकर कई क्षेत्रों में उनसे भी बहुत अच्छी साझेदारी भारत की है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उसको केवल एक दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं होगा। सर, एक बड़ा गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति रही है, हो रही है ज़ीरो टॉलरेंस। कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यू करा, उन्होंने मुझे बोला ज़ीरो टॉलरेंस नहीं, ज़ीरो टेरर होना चाहिए। पहलगाम हमला हुआ, भारत ने बहुत सारे डेलीगेट्स अलग अलग जगहों पर विदेशों में भेजे कि वो बताएं पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा करा। उलट अमेरिका 26/11 का 9/11 का हमला अमेरिका पे होता है, वो घुस के ओसामा बिन लादेन को मारते हैं। क्या भारत को कोई बड़ा एक्ट आतंकवाद के खिलाफ करने की ज़रूरत है ताकि आतंकवादी जो है उनके मंसूबे वो हमेशा सोचे कि भारत पे हमला हम करें ही ना, भारत पे हमले ख़त्म हो जाए? क्योंकि हर साल एक बड़ा हमला इस सरकार में भी आतंकवादियों ने करा है। देखिए, अमेरिका किस तरह से आतंक से लड़ता है और भारत आतंक से कैसे लड़ता है या लड़ेगा, वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक जैसा हो। अमेरिका को जो आतंक का खतरा है वो उसके पड़ोसी देश से नहीं है, और वो देश ऐसा नहीं है जो सेना की सत्ता से चलता हो। तो हमारी चिंता जो है वो अलग है, अमेरिका की चिंता अलग है। अमेरिका आतंक के गढ़ों से बहुत दूर है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में आतंक के गढ़ हैं, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत में ही विरोधाभास हो जाता है चीज़ों को लेकर। उसके बावजूद भी ये हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ किया इस बात को कि कोई भी आतंकी हमला जो होगा भारत पर उसको युद्ध माना जाएगा, और उसमें उसका जवाब देने में भारत किसी भी कारण से रुकेगा नहीं। चाहे वो, उन्होंने तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल तक की बात की कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। तो रणनीति साफ है, और उसमें ये भी ध्यान देना होता है कि आप अचानक से ऐसा निर्णय नहीं कर सकते कि अभी कोई आतंकी हमला हुआ है, जब आपको लगता है कि जो हुआ है विस्फोट वो आतंकी हमला है, उसमें सरकार को जिम्मेदारी से पहले पूरी तरह से निरीक्षण करना होता है उसका कि क्या ये आतंकी हमला था, यदि आतंकी हमला था तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और उसमें समय लगता है। आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर भी करीब 15-17 दिन के बाद हुआ जी। ऐसा नहीं कि पहलगाम में हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। तो सरकारों को बहुत जिम्मेदारी से सोच समझ कर चीज़ों का जवाब देना होता है, और मुझे लगता है कि जहाँ तक नीति का सवाल है वो भारत अब साफ कर चुका है कि किसी भी आतंकी हमले में यदि किसी पड़ोसी देश का हाथ उसमें है तो उसका जवाब भारत देगा, और भारत ने दिया भी है पहले। तो क्या भारत अमेरिका की तरह से जवाब देगा, वो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि वो उदाहरण हमारे लिए बिल्कुल पूरी तरह से लागू हो। हाँ, अमेरिका से उस बात को लेकर तालमेल बनाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखें कि भारत के जो सांसद हैं 32 देशों में उन्होंने यात्रा की, और सब देशों को समझाने की कोशिश की कि जब भारत ऐसा निर्णय लेता है कि नीति में परिवर्तन आएगा और किसी भी आतंकी हमले पर भारत इस तरह से जवाब देगा, तो सभी दोस्त देशों के साथ हमारा तालमेल उस बात को लेकर अच्छा होना चाहिए। और वो हमेशा से कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी नेतृत्व करता है, चाहे वो 1971 की आप
देख लें बात के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहाँ कहाँ उस वक्त गई थी, किन किन से तालमेल बनाया था। रूस के साथ बहुत बड़ा तालमेल उस वक्त सोवियत संघ के साथ बना था। तो भारत की क्या नीति होगी आतंक को लेकर, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत साफ हो चुकी है। सर, आपने मनमोहन सरकार की भी वैश्विक नीतियों को समझा, देखा और उन पे आपको बोलने का अवसर मिला। आज की सरकार का भी आप देख रहे हैं, कुछ खास बातें जो मनमोहन सिंह की सरकार में थी जो आपको लगता है इस सरकार को फॉलो करनी चाहिए वो, और मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल और उनकी विदेश नीति, क्योंकि विदेश नीति पार्टी का मैटर नहीं, राष्ट्र का मैटर है जी, तो उस समय कौन से अहम फैसले हुए, क्या वैसे फैसले दोबारा दोहराने चाहिए इस सरकार को, ऐसा कुछ? उसमें सबसे खास बात जो समझने की है वो ये कि वो कौन सा समय था जी, उस समय की क्या चुनौतियां थी, क्या उस वक्त भारत के आगे अवसर थे। तो बहुत सी चीजें जो आपने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुई, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री होते तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें वही होती जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुई। हाँ, कुछ चीजें जरूर है कि अलग होती, पर ऐसा नहीं कि दल यदि सत्ता में कोई अलग होता तो सब कुछ ही अलग हो जाता। और हर किसी दल का लगातार भारत की स्वतंत्रता के बाद से आप देखेंगे लगातार योगदान है, और अपने अपने समय के हिसाब से क्या चुनौतियां थी, क्या उनके आगे अवसर थे, उस वक्त क्या सोच थी, भारत की क्या ताकत थी उस वक्त, उसको सामने रखते हुए हर सत्ता में जो दल आता है वो कोशिश करता है कि भारत के राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाए, विकास लाने की कोशिश करे, लोकतंत्र को सुदृढ़ करे, वगैरह वगैरह। हाँ, उसमें कभी कभी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद, तो हमें लगता है कि शायद कुछ चीज़ें कुछ दूसरे तरह से होनी चाहिए, पर वो बात आज हम कह रहे हैं, शायद उस वक्त वो बात नहीं कही जा रही। उस वक्त जिस भी नेतृत्व ने निर्णय लिए उन्होंने सोच समझकर लोगों को अपने साथ लेकर निर्णय लिए, पर वो कभी कभी निर्णय बाद में आपको लगता है कि उनका जो असर निकला, जो उनका बाद में प्रभाव निकला, वो शायद बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं था। तो फिर आपको लगता है कि 30 साल पहले या 50 साल पहले चीज़ें थोड़ी सी अलग होनी चाहिए थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये आपस में मुकाबले में देखना कि राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री किस तरह का योगदान करते हैं या फिर एक दल या दूसरा दल किस तरह का योगदान करता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने 10 वर्षों में उन्होंने जो योगदान दिया उसकी समीक्षा अलग से हो सकती है कि उन्होंने अच्छा क्या किया, कहाँ कहाँ वो और अच्छा कर सकते थे। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी आप देखें, जब तक वो सत्ता में रहेंगे उसके बाद एक दिन उनकी भी समीक्षा होगी कि अच्छा उन्होंने कितना कुछ अच्छा किया या कहाँ कहाँ और वो अलग तरीके से काम कर सकते थे। तो उनकी अपनी कार्यकाल के योगदान की समीक्षा हो सकती है, पर ऐसे दो अलग अलग समय में अलग अलग दल जब राष्ट्र की सत्ता में थे तो उनको शायद ये कहना कि क्या वो एक जैसा काम करते या अलग करते, वो एकदम मुझे लगता है कि वो स्पेकुलेशन की बात होगी। मतलब वो तो आप पतंग उड़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें एक तरह से कोई तथ्य सामने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही दल सत्ता में होता है और उसकी उच्च समय में समीक्षा होनी चाहिए। उस दल की बाद में किसी दूसरे समय में आप उसको डालकर देखेंगे तो शायद वो समीक्षा ठीक नहीं होगी। सर, एक बड़ा मुद्दा और ये देखने को मिला, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री उस युद्ध को रुकवा सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी में समता है कि वो रुकवा सकते हैं क्योंकि उनके रिश्ते रूस से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री कई बार मिल चुके हैं। तो क्या वाकई में आपको लगता है इस युद्ध को रुकवाने में भारत की कोई भूमिका हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, भारत की भूमिका जाहिर है कि भारत आज बड़ी शक्तियों में गिना जाता है, और विश्व की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पर्यावरण की चिंता हो, आतंक की चिंता हो या यूक्रेन युद्ध की चिंता हो, भारत उसमें लगातार उसमें विश्व की अपेक्षा होती है कि भारत कुछ योगदान देगा। क्या भारत युद्ध रुकवा सकता है? ऐसी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ लोग हैं भारत में, कुछ हैं विदेश में जिनकी ऐसी अपेक्षा है, पर सरकार की तरफ से औपचारिक आधिकारिक तौर से कभी ये
दावा नहीं किया गया कि भारत युद्ध को रुकवा देगा। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि मैं युद्ध को रुकवा दूंगा। भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह का कोई कभी बयान नहीं आया है। हाँ, भारत ने लगातार ये कहा है कि तटस्थता बनाकर भारत लगातार कोशिश करेगा कि दोनों तरफ से देश आपस में बातचीत करके चीज़ों को सुलझा लें और उसमें जो भारत योगदान कर सकता है वो ज़रूर करेगा। इसीलिए आपने देखा कि लगातार भारत के प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, उन्होंने कोशिश की है ये बात कहने की कि ये जो समय है युद्ध का नहीं है या फिर युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं है। G7 के शिखर वार्ता में उन्होंने हिरोशिमा में कहा था कि किसी भी देश को मनमर्जी से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अपनी तरफ से धीमे धीमे वो कोशिश करते हैं और फिर वो यूक्रेन भी गए, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी उनकी बातचीत हुई। अब यहाँ तक कि जब भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, जैसे थियानजिन में मिले थे अभी सितंबर में, तो वो भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर बात करते, या फिर राष्ट्रपति पुतिन जब मान लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने जाते हैं तो उससे पहले और बाद में फिर राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात करते हैं। तो न केवल भारत ये कोशिश कर रहा है कि अपना योगदान दे कि बातचीत से इस युद्ध को समाप्त किया जाए या कम से कम युद्ध विराम किया जाए, ये दोनों देश भी आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन भी इस बात को मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का या भारत का वहाँ शांति व्यवस्था बनाने में कुछ योगदान हो सकता है। इसीलिए लगातार फ़ोन पर जब बात होती है तो कभी वहाँ से फ़ोन आता है, कभी यहाँ से फ़ोन जाता है। तो उस युद्ध को लेकर जो चिंताएं हैं या किस तरह से उस पर अंकुश लगा सकते हैं या रोक सकते हैं, उस पर लगातार बातचीत होती है, कोशिश होती है। पर क्या भारत युद्ध रुकवा देगा? मुझे लगता है कि ये कभी कभी खबरों में ऐसे आ जाता है, पर भारत ने कभी भी इस तरह की औपचारिक तौर पर कभी इस तरह का दावा नहीं किया। योगदान लगातार किया है, मानवीय सहायता बार बार यूक्रेन भिजवाई है और राष्ट्रपति पुतिन से लगातार संबंध बनाए रखे हैं। तो यहाँ तक तटस्थता बनाए रखते हुए योगदान हो सकता है, वो भारत ने ज़रूर किया है। सर, एक बड़ा सवाल कि तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए और कहा जा रहा है कि तालिबान के साथ हमारे रिश्ते आज के दौर में जैसी ज़रूरत है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान की देखा ज़मीन कैसे भारत के खिलाफ यूज़ हुई कंधार हाईजैक के दौरान। तो क्या तालिबान के साथ, क्योंकि तालिबान का तो अफ़गानिस्तान में अवैध कब्जा है, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार एक अवैध कब्जे को सपोर्ट कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है समझना कि तालिबान जब 1996 में सत्ता में आया था जी, और तालिबान अब जब अगस्त 2021 में सत्ता में आया है तो बिल्कुल अलग तालिबान है जी। उनका रुझान, उनका रवैया, उनकी सोच, उनकी नीतियाँ बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने पहली बार सत्ता में आने के बाद। तो उनकी लगातार कोशिश है कि बड़ी शक्तियों के साथ अपना तालमेल बनाकर वो रखें, अलग थलग ना हो जाएं, नहीं तो फिर उनसे सत्ता छीन ली जा सकती है। तो शुरू में ही जब तालिबान ने सरकार पर सत्ता में आए अगस्त 2021 में, तो सबसे पहले पाकिस्तान के ही ISI के जो मुखिया थे वो वहाँ पहुँचे जी, क्योंकि 90 के दशक में तालिबान जो था वो पाकिस्तान का ही बनाया हुआ एक दल था। पर इस बार तालिबान ने अपना रुझान अलग दिखाया। 2017 में ही भारत ने हमारे प्रांत जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि तालिबान उसका विरोध करेगा या उसकी कुछ भर्त्सना करेगा। तो तालिबान ने कहा नहीं, हम भारत से जो रिश्ते बनाएंगे वो आपके कहने पर नहीं बनाएंगे, हम अपनी सोच से बनाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल उसका विरोध नहीं किया। तो उसी के चलते आप देखें कि चाहे चीन हो, पाकिस्तान के साथ तो उनके बहुत अब टकराव है उनके साथ तालिबान का। रूस ने उनको मान्यता दे दी, राजदूत भी अदल बदल हो गए उनके आपस में। चीन भी उनसे जुड़ता हुआ नजर आता है क्योंकि चीन जो है वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो है उसको
अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक ले जाना चाहता है, इसलिए वो तालिबान से तालमेल बना रहा है। भारत ने भी बहुत संयम से इंतजार किया। जब 4 साल से ऊपर से देखा कि अभी तालिबान सत्ता में है, तालिबान कम से कम जितनी हो सकती है, पूरी उनकी सोच से हमारी सोच मिलती नहीं है, पर काफी हद तक वो बदल चुके हैं, ये दिखाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं इस बात की। तो उसके बाद भारत ने निमंत्रण दिया, हमारे जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत में आए। और उसकी एक बड़ी अच्छी उदाहरण आपको मैं जरूर देना चाहूँगा। जब उन्होंने अपने एम्बेसी में यहाँ पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया। उस पर बहुत आक्रोश हुआ भारत में, इसलिए वापस जाने से पहले उन्होंने जो दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें महिलाओं को शामिल किया। तो वो ये जो यथार्थ का एक तरह से रुझान है उनका कि सच्चाई क्या है, किस देश के साथ तालमेल बनाने के लिए क्या क्या आपको एक तरह से अकोमोडेशन करनी पड़ेगी। अपने देश में उनका रुझान बहुत अलग है, पर उन्होंने उस बात को दिखाया कि वो भारत से तालमेल बनाने के लिए यदि महिलाओं को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आने से नाराजगी है तो वो उनको बुलाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ से उन्होंने एक बड़ा अच्छा टिप्पणी की जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक तरह से संदेश था। उन्होंने कहा पाकिस्तान को इतिहास में ब्रिटानिया से, रूस से, अमेरिका से सीखना चाहिए कि जिस भी बड़ी शक्ति में ये इस तरह का रुझान आया, पाकिस्तान बड़ी शक्ति है भी नहीं, जिस भी बड़ी शक्ति ने ये कोशिश की कि जोर ज़बरदस्ती से या हिंसा से अफगानिस्तान पर अपना दबदबा बना लेगा, काबू कर लेगा, उन्होंने कहा इतिहास में ना ब्रिटानिया कर सका, ना सोवियत संघ कर सका, ना अमेरिका कर सका। इससे सीख लेनी चाहिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान के नेता ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं, रक्षा मंत्री डार साहब जो विदेश मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री भी हैं, वो सब कहते हैं कि तालिबान अब भारत की प्रॉक्सी हो गया है। तो अपने आप में हास्यास्पद बात है कि जो आपका क्रिएशन है, आपने बनाया जिस गुट को, उसी को आज आप कह रहे हैं कि वो भारत का प्रॉक्सी हो गया है। तो वहाँ भी बात वही है कि भारत को जहाँ लगता है कि भारत के हितों के चलते भारत को दोस्ती बनानी पड़ेगी, तो सैद्धांतिक तौर पर ऐसा नहीं कि हम सिद्धांतों को हटाकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने तरीके से अपनी बात मनवाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है, पर वो सिद्धांतों को भी साथ में रखते रखते थोड़ा यथार्थवाद में भी आप थोड़ा सा अपना रुझान दिखाने की कोशिश करते हैं। और संयम से 4 साल के बाद आपने देखा भारत ने निमंत्रण दिया। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पश्चिम एशिया में भी लगातार भारत की जो हिस्सेदारी है, दोस्ती है, वो सभी मुस्लिम देशों से अच्छी हुई है, बढ़ी है। ठीक उसी तरह से तालिबान से भी, और केवल भारत नहीं पूरे विश्व में ये रुझान बदला है कि यदि इस तरह के दल सत्ता में आ भी जाते हैं। सीरिया का दूसरा उदाहरण है, वहाँ भी अब देखें HTS जिसको हम कहते हैं जी, एक ज़माने में दाइश का हिस्सा मानते थे उसको, अब HTS सत्ता में है, तो बहुत से देश उनसे भी तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो दृष्टिकोण है बदला है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किन किन दलों से कैसे कब तालमेल बनाना है, उसको भी नज़र में रखते हुए भारत ने एक तरह से ये सीमित कोशिश की कि तालिबान के साथ भी हमारा तालमेल यहाँ तक अच्छा हो सके। अच्छी बात है क्योंकि भारत की बहुत परियोजनाएं अफगानिस्तान में हैं, भारत ने बहुत सा विकास का काम किया है अफगानिस्तान में। तो टकराव के चलते आम जो जनमानस है वहाँ का, उसके जीवन पर नकारात्मक असर ना हो। आम जनता का जो जीवन है, यदि उसमें विकास की कोई कोशिश भारत जोड़ सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत ने एक तरह से कोशिश की कि तालिबान के साथ भी थोड़ा सा तालमेल बना लिया जाए। जी सर, बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे बिंदुओं पर आपने विस्तार से बातें बताई। 1-2 सवाल और मेरे रह गए हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ी संक्षिप्त में उन बातों को रखें। जैसे कि भारत की संसद में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम
POJK वापस लेकर आएंगे। अब वो आवाज़ धीमी हो गई है। अब जो इन्वायरमेंट बना है कि लोग बोल रहे हैं कि हमें POJK नहीं चाहिए, अगर वो शामिल होता तो और परेशानी बढ़ेगी। क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हम वापस हासिल कर पाएंगे? क्या ये सिर्फ कहने तक सीमित है, या फिर जो वैश्विक रणनीतियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चुनौतियाँ भारत को देखने को मिल सकती है? क्या ये वाकई में संभव हो सकता है कि हमारे पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा आ जाए? अंग्रेजी भाषा में दो शब्द बड़े आपस में पास लगते हैं पर बहुत दूर भी होते हैं। जीवन में चीज़ें डिजायरेबल होती हैं, मतलब हम चाहते हैं कुछ, और चीज़ें फिजिबल होती हैं कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सैद्धांतिक तौर पर और यथार्थवाद में सच्चाई क्या है, उसमें हमेशा से तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं हम सब अपने जीवन में। राष्ट्र भी इसी तरह से कोशिश करते हैं। तो सैद्धांतिक तौर पर यदि आप देखें तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है भारत की नीति कि पूरा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर पूरा प्रांत, जिसमें कुछ अभी पाकिस्तान अधिकृत है, वो पूरा प्रांत भारत का हिस्सा है। इसमें कभी भी कोई भी दल सत्ता में रहा हो, कभी उसमें असमंजस नहीं रहा। पर यथार्थवाद ये भी है कि उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा उसका चीन के पास भी है। तो क्या भारत चीन और पाकिस्तान से इन हिस्सों को वापस हासिल कर पाएगा? कब कर पाएगा? ये प्रश्न मुझे लगता है लगातार बने रहेंगे। अभी तक इनका कोई आसान उत्तर सामने नहीं है, पर सारे राजनीतिक दल जो भारत के हैं वो इस पर प्रतिबद्ध हैं कि ये पूरी ज़मीन जो है, जो वहाँ के लोग हैं, वो भारत के लोग हैं, भारत का हिस्सा हैं, और जब भी संभव होगा तो भारत जरूर चाहेगा और कोशिश करेगा कि उनको भारत भूमि में वापस शामिल करें। पर यदि आप पूछना चाहेंगे क्या उसकी संभावना अभी तत्काल तो कुछ होने वाला है, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, जो तालमेल है, जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ तालमेल है, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ बहुत ही आने वाले सालों में जल्दी से होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि मेरा ज्ञान सीमित हो और मैं जो कह रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है कि ये कभी भारत में शामिल हो जाए जल्दी से। और जो मेरा सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से ये कुछ होने वाला है। हाँ, भारत का जो दावा है वो लगातार बना रहेगा, और जब भी भविष्य में संभव होगा भारत जरूर इनको अपने साथ शामिल करेगा। इसका छोटा सा उदाहरण चीन में देख सकते हैं। चीन भी एक ज़माने में भारत की तरह तेजी से उभरती हुई शक्ति की तरह माना जाता था, आज उसको बड़ी शक्ति मानता है विश्व। तो उसने भी आप देखें, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो मकाओ हो, उसको जोड़ा है अपने साथ। उसकी रणनीति अलग हो सकती है, हमारी रणनीति भी हो सकता है अलग हो भारत की, जब भविष्य में ऐसा कोई संभावना हो। तो ये सब चीज़ें स्पेकुलेशन के एक तरह से डोमेन में अभी रहती हैं, उनका कोई एक तरह से ठोस उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है। जी सर, एक और जो मैं वापस आपको बांग्लादेश की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि शेख हसीना के पास एक दो राहें पे वो खड़ी हुई है, या तो भारत में बनी रहेगी या फिर वापस जाएगी। जो आवामी लीग उनकी पार्टी है, उसका भविष्य बांग्लादेश में आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की जो मौजूदा यूनिट सरकार है वो भारत पे दबाव डालेगी कि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे, या फिर क्या दूसरे कुछ उपाय वो कर सकती है? बांग्लादेश में अस्थिरता लगातार बनी हुई है, इसलिए जो वहाँ रेडिकल इस्लामिक लोग हैं उनका दबाव, उनका प्रभाव वहाँ की अंतरिम सरकार पर बना रहता है। तो अप्रैल के महीने में बैंकॉक में एक बे ऑफ बंगाल की कम्युनिटी है जिसको बिम्स्टेक कहते हैं, उसके शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी की शायद मुलाकात हुई थी, जो उनके मुख्य सलाहकार हैं आज बांग्लादेश के, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ।
और ऐसा माना जाता शायद आपस में तालमेल बना था कि इस तरह के आक्रामक प्रभाव के चलते जो उनकी अंदरूनी राजनीति में मुख्य सलाहकार को झेलना पड़ता है, वो कभी कभी इस पर ज़रूर बात करेंगे और कभी कभी इसकी प्रस्तावना भी करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजा जाए। पर वो अपेक्षा केवल ये करेंगे भारत से कि शेख हसीना को समाचार पत्रों में या टेलीविज़न में ना कुछ बार बार कहने दें, क्योंकि उससे अस्थिरता और बढ़ती है उनके लिए बांग्लादेश में। अब जिस तरह से वहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ने एक तरह से जजमेंट दिया है, मृत्युदंड दिया है शेख हसीना के लिए, तो उसको लेकर फिर से एक बार मुझे लगता है कि कुछ कम से कम जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, दिखावे के लिए तो वहाँ की सरकार को, विदेश मंत्रालय को कुछ करना पड़ेगा। क्या भारत शेख हसीना को वापस भेज देगा बांग्लादेश में? हाँ, यदि वहाँ हालात सुधर जाते हैं, चुनाव होता है, अवामी लीग उसमें शामिल होता है, चाहे वो विरोधी दल बन के रहे या सत्ता में आए, यदि ज़मीन पर हालात बदल जाते हैं, स्थिरता आती है, तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि शेख हसीना खुद ही तय करें कि वो वापस जाना चाहती हैं। पर वो उनका निर्णय होगा, वो भारत का निर्णय नहीं, वो उनका निर्णय होगा कि वो क्या वापस बांग्लादेश जाना चाहती है नहीं। जब अचानक वो पिछले साल अगस्त 5 को उन्होंने ये प्रस्तावना की भारत से कि वो भारत आना चाहती हैं और हालत बिगड़ चुके हैं ढाका में, तो भारत ने इसलिए उस प्रस्तावना को स्वीकार किया क्योंकि भारत की अपनी जो असेसमेंट थी उसमें भारत को लगा कि उनकी व्यक्तिगत, उनकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर चिंता है। जिस तरह से माहौल उस वक्त अपना ढाका में था, तो उनकी फिजिकल सिक्योरिटी की चिंता को लेते हुए भारत ने कहा कि उनको भारत में आने दिया जाएगा। उसके बाद वो तय करेंगी कि उनको कहाँ जाना है, बांग्लादेश जाना है या कहीं दूसरे देश में पॉलिटिकल असाइलम लेना है। भारत में उन्होंने प्रस्तावना पॉलिटिकल असाइलम की ना की, ना भारत ने स्वीकार किया है उसको, तो वो मुद्दा है ही नहीं। जब तक उनको कोई वैकल्पिक जगह तय नहीं हो जाती जहाँ वो जाकर रहेंगी, तब तक वो भारत में रह सकती हैं। ऐसा रुझान है फिलहाल भारत का। पर बांग्लादेश को भी लगातार कम से कम दिखाने के लिए ये लगातार इस तरह की बात करनी पड़ेगी जी। पर मुझे नहीं लगता है कि इस बात का निर्णय आज हो जाएगा, क्योंकि ये जो मृत्युदंड मिला है इसका बिल्कुल इसको चुनौती दी जाएगी। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये केस जाएगा, फिर केस चलेगा, तब तक चुनाव हो जाएंगे। तो चीज़ें अभी सब साफ नहीं है उसको लेकर कि किस तरह से आने वाले समय में हालात बदलेंगे, उसको लेकर निर्णय होगा कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी या किसी दूसरे देश में जाएंगी या कब तक यहाँ रहेंगी। तो अभी तक ये असमंजस बना रहेगा। सर, आप दुनिया के कई देशों के विदेश नीतियों को समझते हैं, जानते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है भारत के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं उनकी विदेश नीति भारत से अच्छी है और उनको उन देशों से भारत को सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर वो उस रास्ते पे चले तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है? ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल है। पर ऐसा कहना कि किसी देश की विदेश नीति हर क्षेत्र में भारत के लिए उदाहरण पेश करती है ये तो अपने आप में संभव नहीं होगा। पर जाहिर है कि अलग अलग देशों की जो रणनीति है, जो विदेश नीति है, उसमें कुछ कुछ क्षेत्रों में, कुछ कुछ घटनाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे जाहिर है कि भारत को सीख मिलती है। और ठीक वैसे ही भारत की विदेश नीति में या रणनीति में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे दूसरे देशों को सीख मिलती है और वो लगातार सिलसिला चलता रहता है। मुझे लगता है हमारे जो लोग नेतृत्व में हैं, विदेश मंत्रालय में हों, विदेश मंत्री हों, जब अलग अलग क्षेत्रों में सलाहकार हैं, तो वो विश्व में कहाँ कौन सी अच्छी उदाहरण है जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं अंग्रेजी में, तो यदि ऐसे उदाहरण हैं जो उनको लगता है कि भारत उस तरह से किसी चुनौती से सुलझने की कोशिश करे तो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं, तो जाहिर है कि सभी देश लगातार एक दूसरे से सीखते ही हैं। ये इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज़ है उसमें। और क्योंकि भारत दुनिया में बड़े देशों में गिना जाता है, भारत एक पुरानी सभ्यता है,
बहुत बड़ा उसका इतिहास है, दर्शन है। तो उस तरह से भारत शायद दुनिया में एक बड़ी उदाहरणों के तरीके से सामने आता है। इसलिए भी शायद भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भारत सिद्धांतों पर पूरी तरह से अडिग रहे और कभी कभी जो चिंताएं आती हैं उनको सैद्धांतिक तौर से उनको सुलझाने की कोशिश करे, और ऐसा होता है बार बार। तो ये सच्चाई है कि भारत भी सीखता है दूसरे देशों से और दूसरे देश भी भारत से सीखते हैं। सर, आपने बोला कि भारत बड़ी शक्ति है, महाशक्ति भी हम कह सकते हैं, और हमारे यहाँ पे स्टेबल सरकारें भी हमेशा से रही है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का हमारे पास पावर है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि हम सामरिक दृष्टि से मजबूत देश हैं। फिर भी एक बड़ा सवाल है, फिर भी हमें नाटो का मेंबरशिप परमानेंट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या उस लिहाज से, क्या ये 11 साल का इस सरकार का कार्यकाल रहा है, विदेश नीति के लिहाज से सरकार ने क्या अब पुरजोर तरीके से प्रयास किए कि हम परमानेंट मेंबर बने नाटो में? क्या कहेंगे आप? ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। सच्चाई ये है कि भारत ने कभी भी ना तो ये प्रस्तावना की है, ना ये कभी सोचा है कि भारत नाटो की सदस्यता चाहेगा, क्योंकि भारत की तो निर्गुणता की शुरू से ही विदेश नीति रही है। और भारत ने हमेशा से कहा है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले भी, कि किसी भी सैन्य गुट में भारत शामिल नहीं होगा। आप शायद प्रस्तावना जो आपके ध्यान में है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शायद आप बात करना चाहते हैं कि उसमें स्थायी सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए या क्यों नहीं मिली है। तो जिस तरह से मैं इस प्रश्न को देखता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आज भारत की उभरती हुई जो एक तरह से साख है विश्व में, जिस तरह से भारत की मान्यता बढ़ी है विश्व में, आज शायद ये जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है कि यदि वो दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो उनको भारत को ये प्रस्तावना करनी होगी कि भारत आकर स्थायी सदस्य बने वहाँ, ना कि भारत को ये कोशिश अब करनी होगी कि हमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद में जब भारत स्थायी सदस्य नहीं है तो उसका प्रतिनिधित्व कमज़ोर होता है, उसकी कार्य जो करने की तरीके हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको मुझे लगता है कि बार बार चोट लगती है। इसीलिए विश्व अब बात करता है कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से लड़ने में कमज़ोर बनता हुआ नज़र आता है जी। वो जाहिर है कि यदि वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है आज के विश्व का, तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो जब भी भारत को इस तरह का निमंत्रण आएगा तो जाहिर है कि भारत जरूर उसको स्वीकार करेगा। सर, इन तमाम मुद्दों पर आपने इतनी बेबाकी से बात रखी। सर, एक आखिरी सवाल मेरा है, जैसे कि हम इंटरनेशनल इंडेक्स की बात करते हैं, हंगर इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम की बात हो गई, सारे इंडेक्सों में भारत पीछे ही है। क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत आते हैं या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति होती है? क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के आगे बहुत चुनौतियां अभी तक हैं, पर कभी कभी हम कहते हैं कि क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इस देश में जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं उसकी जनसंख्या आज अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा है। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। भारत की मिडिल क्लास आज अमेरिका की कुल जनसंख्या से बड़ी हो चुकी है। और यदि आप देखें विश्व में सबसे अमीर लोगों की आप फहरिस्त को, सूची को देखें, तो उसमें भी भारत के नाम आपको नजर आएंगे। पर यह भी सच्चाई है कि भारत में अभी भी बहुत से लोग यहाँ हैं जिनको रोजगार की कमी है, जिनको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, या अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, अच्छे रोजगार की ज़रूरत है। तो वो काम लगातार चलता रहेगा, उसमें चुनौतियां बनी रहेंगी। पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अब जो मुकाबला करते हैं कि भारत किसी भी
तरीके से शिक्षा में या स्वास्थ्य के तरीके से या उत्पादन के तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ है, तो क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी पीछे भी है, तो इसलिए भारत का सूची में जाहिर है कि नाम बहुत नीचे नजर आता है आपको बार बार। पर कोशिश लगातार ये होनी चाहिए कि क्योंकि भारत युवा देश है, इसलिए केवल सरकारों पर आप आधारित ना हो जाएं। मुझे लगता है हर नागरिक को अपने स्तर पर लगातार ये कोशिश करने की आवश्यकता है कि वो अपने स्तर को भारत के स्तर से जोड़कर देखें और अपने काम में भारत को क्या योगदान हो सकता है उसके नज़रिए से देखें। पर ये जो चिंता है, चुनौती है, वो जटिल है। ऐसा नहीं कि कुछ आने वाले वर्षों में ही उसका समाधान हो जाएगा जी। पर क्योंकि भारत, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए हमारे यहाँ जो चुनौतियाँ हैं उनको सुलझाने में अभी समय लगेगा। जी सर, तमाम मुद्दों पर आपने बात करी। लगभग देश के हमारे पड़ोसी देशों को हमने सभी देशों से जुड़ी हुई बातें करी, अमेरिका से जुड़े मुद्दों पर बातें करी, रूस, यूक्रेन, तमाम मुद्दों पर बातें करी। इन सब बातों के बीच क्या आपको लगता है कोई ऐसा देश सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है और जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा कोई एक देश नहीं है जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा हो। कुछ देश हैं जिनको हम मान सकते हैं कि हमारी प्रतिस्पर्धा में हैं, कुछ लोग हमारे साथ टकराव में हैं, कुछ लोग हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं। अलग अलग देश अलग अलग तरह से हमसे मिलना चाहते हैं, पर यहाँ देश हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी चुनौतियाँ आ जाती हैं। आप मान लीजिए किसी दो देशों का आपस में कुछ आर्थिक संबंध है ही नहीं, तो जाहिर है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर टकराव भी नहीं होगा। अब जब आपका आर्थिक संबंध बढ़ता है, जैसे भारत चीन का आर्थिक हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, तो उसमें जाहिर है चुनौतियाँ भी आती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों से लगातार चुनौतियाँ बनी रहती हैं। हाँ, यदि आप अलग से एक सूची बनाना चाहें तो उसमें जाहिर है हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान हैं, चीन है, वो हमारे लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। पर ऐसा नहीं कि जिनके साथ हमारी दोस्ती के संबंध हैं वहाँ कोई भी चुनौती नहीं है, वहाँ भी छोटी बड़ी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देश के साथ भारत के ऐसे संबंध होंगे जहाँ कोई एक भी चुनौती नहीं है, वो सब चुनौतियाँ बनी रहती हैं। पर हाँ, आपकी चुनौतियों का जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है, उसका जो टकराव है उसकी धारणाएं अलग होती हैं, प्रभाव अलग होता है। तो ये तो लगातार कोशिश करनी होती है हर देश को कि जितनी भी चुनौतियां हैं उनको किस तरह से अवसर आपने बना लेना है अपने लिए, ताकि आप अपने देश के विकास को लगातार आगे ले जा सकें। जी सर, बहुत धन्यवाद, आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात करी। किसी भी देश के रिश्ते मुझे लगता है तब तक अच्छे माने जाते हैं जब हम उस देश के अंदर जाएं। अगर हमारे भारत और अमेरिका के रिश्ते तब तक अच्छे अगर हम अमेरिका जाएं और वहाँ पे हमें काम करने का अच्छा वातावरण मिले। तो आज के तौर पे जो देखा जाता है कि भारतीयों की इज्जत वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी है। विश्व के अनेक देश भारतीयों को चाहते हैं कि वो उनके देश में आए और काम करें। सर, तमाम मुद्दों पर आपने बात करी और वाकई में मानना पड़ेगा मौजूदा सरकार की जो वैश्विक रणनीतियाँ हैं, मौका पड़ने पे चाहे कोई भी देश हो उसको इस सरकार ने नीचा करने की भी कोशिश करी है, रणनीति के तौर पर उसको दबाने की कोशिश करी है, और जो राष्ट्रीय हित है उससे ये सरकार समझौता नहीं कर रही है। ये बड़ी बात देखने को मिल रही है। धन्यवाद। धन्यवाद।